विस्तार से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जब भी आप कोई न्यूज़ सुन रहे होंगे, टीवी शो सुन रहे होंगे, कोई खबर सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पर होंगे, तो तमाम ऐसी बातें आपको सुनाई देगी, दिखाई देगी जो ज़्यादातर पॉलिटिकल होगा। और स्वाभाविक है कि जब हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो या तो सत्ता पक्ष से होंगे, समर्थन में बात करेंगे, दलीलें देंगे, विपक्ष में होंगे तो उसके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन हम हर एक बिंदु पर बात करेंगे जो आपको एक नागरिक के तौर पे जानना आवश्यक है। तो वक्फ जो बिल है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पहले लोकसभा में पेश हुआ, फिर राज्यसभा में पेश हुआ, दोनों सदनों में पारित हो गया। यह बिल वक्फ बिल 1995 में 1995 में ये अमेंडमेंट करेगा और अब इसका नाम वक्फ के जगह पर उम्मीद प्रयोग किया जाएगा, जिसकी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2013 में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन पर और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट पर इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो इससे पहले 2013 में यह अमेंडमेंट हो चुका है। इसमें जो प्रमुख बदलाव हुआ है, 3 4 5 बदलावों के बारे में आपको प्रमुख रूप से जानना है। सबसे पहली बात तो जैसे वक्फ की जमीन को लेकर कोई विवाद है तो वो जमीन सरकार की है नहीं है, वक्फ की जमीन है नहीं है, उसका निर्णय जिलाधिकारी को करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले जो वक्फ के ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस होते थे उसके खिलाफ आप कोर्ट में दलील नहीं दे सकते, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरी चीज, वक्फ घोषित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 साल से, पिछले 5 साल से उसे मुसलमान होना आवश्यक है और ऐसी संपत्ति जिसका वो मालिक हो। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिनियम के पारित होने के 6 महीने के अंदर वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डियर फ्रेंड्स किया गया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे सीएजी द्वारा नियुक्त कोई ऑडिटर के थ्रू वक्फ की प्रॉपर्टी को ऑडिट करा सकती है। तो ये 4 5 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे आपको जानना है। तो ये जो बदलाव किए गए हैं, कई लोग उसे माइनॉरिटी पर हमला मान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एज ए एक्सपर्ट हम कह सकते हैं या एज ए मेंटर कह सकते हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं इसमें कहीं से कोई भी गड़बड़ियां नहीं हैं। जैसे वक्फ अधिनियम के लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं। कोई व्यक्ति वक्फ है नहीं है, उसको कम से कम 5 साल पहले से मुसलमान होना आवश्यक है। तीसरी बात कि गवर्नमेंट चाहे तो सीएजी द्वारा अपॉइंटेड किसी ऑडिटर के थ्रू जब चाहे ऑडिट करा सकती है। जिला अधिकारी को इस मामले में डिसीजन लेने के लिए अथॉराइज किया गया है। तो ये तमाम जो दलीलें हैं जो सरकार की तरफ से सदन में पेश की गई, वो ये कहा गया कि वक्फ अधिनियम जो गरीब मुसलमान हैं उनके हित में है, उनके हितों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण और बात यहाँ पर जोड़ा गया कि जो वक्फ काउंसिल बनेगा उसमें महिलाओं और गैर मुस्लिमों का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, जो अपने आप में एक सकारात्मक कदम होगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इस विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 14 घंटे बहस के बाद पारित हुआ। यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में भी पारित हो गया। सरकार ने पारदर्शिता का उदाहरण दिया, ट्रांसपेरेंसी की बात कही। सरकार का ऐसा मानना था कि वक्फ में ज़्यादातर जो अमीर मुसलमान हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है, जो पासमानदा हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन विपक्ष ने ये माना कि यह आस्था पर प्रहार है। मैं किरण रिजिजू के कंप्लीट भाषण को सुना,
उन्होंने कहा कि इसे आप आस्था से और रिलीजन से जोड़कर मत देखिए। उन्होंने कई हाई कोर्ट्स के डिसीजंस को भी सुनाया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स ने माना है, बंगाल हाई कोर्ट्स की बात की, महाराष्ट्र हाई कोर्ट की बात की, इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट की बात की, और उन्होंने ये क्लियर किया कि वक्फ इज अ स्टैचुरी बॉडी नॉट अ रिलीजियस बॉडी। ये उन्होंने क्लियर किया। तो जब स्टैचुरी बॉडी है, संसद द्वारा गठित है, स्टैचुरी बॉडी वो होता है, देखिए दो तरह की व्यवस्थाएं बात की गई हैं। जब हम निकाय की बात करते हैं तो दो तरह की निकाय हैं। एक निकाय संवैधानिक है और दूसरा होता है सांविधिक। तो संवैधानिक निकाय वो होता है जिसके बारे में सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में भारत का संविधान बात करता है। और सांविधिक निकाय वो होते हैं जिसका गठन संसद के द्वारा किया जाता है, यानी पार्लियामेंट्री, यानी द इंस्टीट्यूशन which is established through the which is established through parliamentary law is called statutory body, and the institution which established by the constitution of India, that is called constitutional body, right? ये दो माइनर डिफरेंस है जिसको आपको जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सरकार ने ट्रांसपेरेंसी की बात की, अपोजिशन ने इसे धार्मिक मुद्दा बताया, जबकि किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर किया यह एक सांविधिक निकाय है, इसलिए इसे धर्म से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने अगली बात की है कि वक्फ का हिस्ट्री क्या है, वक्फ में कब कब संशोधन हुए, वक्फ की परिभाषा क्या है, वक्फ में जेपीसी का क्या प्रेशर है, ये तमाम बातों, सरकार का क्लैरिफिकेशन क्या है, ये तमाम बातें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ की परिभाषा को लेकर कि वक्फ है क्या। वक्फ मुस्लिम विधि के अंतर्गत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण है। यानी मान लो कि कोई व्यक्ति है ए, राइट, और ये मान लो है वक्फ। अब इन्होंने, ये व्यक्ति जो है, ये कोई रईस ज़्यादा हैं, इन्होंने अपने लैंड को किसको दे दिया, वक्फ को। किस काम के लिए, रिलीजियस उपयोग के लिए, धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, धर्मार्थ कार्य के लिए। वक्फ का मतलब होता है ये ईश्वर की संपत्ति है, यानी किसको दे दिया, ईश्वर को दे दिया, यानी कि अल्लाह को दे दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं, राइट। दूसरी बात, विधेयक का परिचय। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 8 अगस्त 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, वहाँ पर तमाम दलीलें हुई, पेश हुई, बातचीत हुई, लोगों के अपने सलाह मांगे गए, और उन तमाम सलाहों के बाद कुछ थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट के बाद इसे संसद में पेश किया गया। प्रस्तावित जो संशोधन है ये 1995 में संशोधन हुआ था वक्फ में। 2013 में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट पर 2013 में इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। 40 संशोधनों का सुझाव इसको दिया, जो वक्फ प्रशासन के आधुनिकीकरण, मुकदमेबाजी के काम को करने या मुकदमेबाजी को कम करने, और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुधार को केंद्रित करता है। जेपीसी को प्रेशर, चर्चा एवं आलोचना के बाद विधेयक को आगे जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भेजा गया, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट के साथ इसे एक्सेप्ट करने का काम किया। सरकार ने ये क्लियर किया कि संशोधन का उद्देश्य मुस्लिम कल्याण है, वक्फ संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन, राजस्व का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के संबंध में प्रावधान प्रकृति में भावी है, राइट। तो खैर ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, यहाँ पर सभी हमको ये जानना है कि वक्फ के संबंध में अपोजिशन चाहे जो बात कहे, सरकार ने ये क्लियर किया कि ये जो विधेयक है वो मुस्लिम समुदाय के हित से संबंधित है। जो गरीब, दबे कुचले, शोषित, वंचित मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, उनके हितों की बात करता है। और ये एक तरह से देखा जाए तो वक्फ की प्रॉपर्टी का एक तरह से मैनेजमेंट और उनके जो रेवेन्यूज़ हैं उसका मतलब एक तरह से सही दिशा में देखा जाए
तो सही तरीके से न्यायसंगत तरीके से उनके डिस्ट्रीब्यूशन को ये वो करता है। तो डियर एस्पिरेंट, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जैसे वक्फ ने जो सरकार ने दलीलें पेश की, जो वक्फ के संबंध में सरकार ने बातें की, हम उसको सुन रहे थे। आप लोग भी उसको संसद टीवी पर जाकर बारीकी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों पक्षों को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो जब किरण रिजिजू ने अपनी बात की शुरुआत की तो उन्होंने पहले ही ये क्लियर करने की कोशिश की कि वक्फ इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी, इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी that the Parliament of India has power to any amendment in the WAPS। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले 1995 में और 2013 में WAPS में अमेंडमेंट हो चुका है। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि WAPS कहीं भी किसी भी संपत्ति पर हाथ रख दे रहा है और वो संपत्ति WAPS की हो जा रही है, हमें इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और उन्होंने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कई बार तो ऐसा हुआ कि वक्फ जो है सरकारी संपत्तियों पर हाथ रख दिया और कहा कि नहीं ये हमारी है, वो संपत्ति उसकी हो गई। कोई खाली संपत्ति है, उस पर हाथ रख दिया, ये संपत्ति हो गई। मामला तो तब बढ़ गया जब ताजमहल पर भी वक्फ ने अपना दावा कर दिया। और आपको मालूम है कि वक्फ जो है विश्व में सबसे अधिक प्रॉपर्टी रखने वाला कोई संस्था है। भारत में विपक्ष के द्वारा ये दलील दिया गया कि वक्फ से ज़्यादा प्रॉपर्टी रेलवे और आर्मी के पास है। तो किरण रिजिजू ने इस बात को भी क्लियर किया कि आर्मी की प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है क्या? और दूसरी चीज़ कि इस देश में मुगल से पहले मराठों को देख सकते हैं, मुगलों के बाद अंग्रेजों को देख सकते हैं, तो फिर ये संपत्ति वक्फ की हुई कैसे? और इस पर तमाम हाई कोर्ट्स के डिसीजंस को लोगों ने सुनाने का काम किया, उसको पढ़कर बताने का काम किया। और एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये भी समझाया, अन्य जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे कोरिलेट करके भी बताया। एक बात उन्होंने और भी कहा कि इस्लाम में रिलीजियस जो रेफरेंस दिए जा रहे थे, तमाम सांसदों ने कहा कि इस्लाम में कहा गया कि दूसरे धर्म का यदि कोई व्यक्ति अल्लाह की इबादत करता है तो इबादत स्वीकार नहीं होगी। तो एक तर्क ये भी दिया गया कि भाई अल्लाह की इबादत तो स्वीकार नहीं करेंगे अल्लाह, तो अल्लाह प्रॉपर्टी को कैसे स्वीकार करेंगे? वक्फ तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने सदन के अंदर जो आश्वासन दिया, उन्होंने ये क्लियर किया कि मुसलमानों के धार्मिक मामले में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं और भारत का संविधान भी हमारे सेकुलरिज्म को डिफाइन करता है और हम उस सेकुलरिज्म को बनाए रखेंगे। वक्फ अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि वक्फ की संपत्तियों के उचित प्रबंधन और राजस्व के बेहतर वितरण का एक माध्यम बनेगा। विपक्ष का ये मानना है कि यह भारत के संविधान की अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और धार्मिक आधार पर लोगों को विभाजन करता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर यह भी जान लेना है कि आर्टिकल 25 क्या है। डियरेस्ट फ्रेंड, यदि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, राइट, तो राइट टू रिलीजन यानी कि 25 से लेकर 28 तक जो राइट दिया गया है वह रिलीजियस राइट है, जिसमें आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को धर्म का उपासना करने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का फ्रीडम होगा। आर्टिकल 26 कह रहा है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कह रहा है कि यदि आप किसी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार एक तरह से देता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स भी संविधान में दिए गए हैं, जो सिर्फ भारत के में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को ही प्राप्त है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। जेपीसी की कार्यप्रणाली पर चिंता। डॉक्टर मोहम्मद जावेद सहित कई सदस्यों ने जेपीसी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि समिति ने 25 बार बैठकें की लेकिन विधेयक के खंड दर खंड चर्चा नहीं की। तो ये उनका एक दलील हो सकता है। हालांकि जेपीसी के जो मेंबर्स हैं
पार्लियामेंट में उन्होंने भी जेपीसी के अंदर की बातें कही, और उसमें एक गोरखपुर के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी जब दलीलें अपनी पेश की तो उन्होंने कहा कि मैंने मौलवियों से, मौलानाओं से जब ये पूछा तो वो निरुत्तर हो गए और उन्होंने उनका नाम मौलवी फला 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 रख दिया। तो खैर उनके नाम पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप केवल कंटेंट को समझिए। राधा मोहन अग्रवाल थे। ठीक। सीमित सार्वजनिक भागीदारी। डॉक्टर मोहम्मद जावेद और अरविंद गणपत सावंत ने आरोप लगाया कि हालांकि 300 संगठनों और 3000 व्यक्तियों को इनपुट देने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन प्रति व्यक्ति को 5 से 10 सेकेंड ही बोलने का समय दिया गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है अब ये हम नहीं जानते। अब ये पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी का चेयरमैन, अच्छा एक तरह से देखा जाए तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन ही इस पर कुछ कर सकता है या उसके मेम्बरान कोई बात कह सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि उसके मेंबर दोनों तरफ से होते हैं, संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य दोनों तरफ से होते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस विधेयक को हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकसभा ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा राज्यसभा में पेश किया और दोनों सदनों में यह विधेयक पारित हो गया। ठीक। लोकसभा ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी प्रदान की। इसने मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया। तो ये दो बातें आपको यहाँ पर जाननी है। नेक्स्ट बात देखेंगे कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो वक्फ परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, हितधारकों का सशक्तिकरण, कुशल सर्वेक्षण, प्रभाव बनाए रखना, ये इसका वो है। दूसरा चीज, वक्फ बनाने की शर्तें, केवल कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक को वक्फ बनाने का अधिकार होगा, बाकी किसी को नहीं। वक्फ अल औलाद बनाने व उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों को हनन नहीं होना चाहिए। अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी आपकी परिसंपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी हैं, उसका विवरण दर्ज करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वक्फ की गलत घोषणा, सरकार की संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यही कोई मुद्दा उठता है कि ये संपत्ति वक्फ की है या सरकार की है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इस मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने का काम करेगा। इसके लिए जिलाधिकारी को नियुक्त किया गया है, यह अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। अभिलेखों का निरीक्षण, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत उनकी जो है अभिलेखों का निरीक्षण किया जाएगा। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वक्फ की संपत्ति का अधिग्रहण, यदि मान लीजिए कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है और वहाँ पर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो उनका अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो भी भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के जो प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस के तहत उनका अधिग्रहण किया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद, केंद्र सरकार में वक्फ मामलों के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। परिषद को वक्फ बोर्डों को निर्देश जारी करने, स्वप्रेरित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्यों में संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि शामिल होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम वक्फ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ क्या है। वक्फ एक प्रकार का धर्मार्थ संपत्ति है। इसे हम कह सकते हैं कि वक्फ मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। यहाँ पर अल्लाह आप कह सकते हैं कि ईश्वर की जो संपत्ति है। तो ऐसी कोई भी संपत्ति जो धर्मार्थ के लिए दान की जाती है वो विशेषतः मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो इसको विस्तार से समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक कल्याण जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल आदि बनाने के लिए अपनी संपत्ति को क्या करता है, डोनेट करता है। वक्फ का इतिहास आप देखेंगे तो वक्फ एक अरबी शब्द है और इसका उल्लेख हदीस, इस्लामिक परंपराओं में मिलता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन प्रांतीय और जिला अधिकारियों जैसे सदर सूबा और सदर सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्रीय शासन के पास होता था। आधुनिक वक्फ की अवधारणा, इस्लाम
के दूसरे खलीफा हजरत उमर के समय अस्तित्व में ये आया था। तो ये हमने जो है ये वक्फ के बारे में हमने बात किया, वक्फ से संबंधित बिल से संबंधित बातें की, सरकार की क्या पेशकश है उसके बारे में हमने बात किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और कुछ कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर जानना जरूरी होगा, राइट। तो अब आइए यहाँ पर फिर एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम नोट ले लेते हैं और इसको और हम विस्तार देने की कोशिश करेंगे। जो अभी तक जो हमने बातें की ये समझिए पीटी लेवल की चीज़ें थी, एक नॉर्मल व्यू था जो आपको वर्ब्स के बारे में एक तरह से सामान्य जानकारी कराएगा। यदि आप एसएससी की तैयारी करते होंगे, यूपी पीसीएस की तैयारी करते होंगे, तो इतना कंटेंट आपके लिए इनफ है, राइट। लेकिन अब हम जो बातें करने जा रहे हैं स्पेशली वो यूपीएससी को ध्यान में रखकर अब बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तब तक हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, राइट। इंपोर्ट फाइल, डाउनलोड्स पर हम जाते हैं। देखिए यहाँ जो बातें की गई हैं ये रिसर्च यूनिट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज किया गया है। इसके तहत जो बातें की गई हैं वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एक नागरिक के तौर पर चीज़ों को विस्तार से समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो पॉलिटिकल होती हैं न्यूज़पेपर में होती हैं वो इधर से उधर घुमा फिरा कर पेश किया जाता है जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल अधिनियम बनाम विधेयक का एक अवलोकन जो एक तरह से देखा जाए तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च यूनिट के द्वारा तैयार किया गया है। यह कंटेंट आपको समझना बेहद जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट आइए इसकी विस्तार हम देते हैं। सबसे पहले तो आप इस विधेयक का परिचय प्राप्त करिए कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये निकल कर आया कि यह अधिनियम वक्फ विधेयक 1995 में संशोधन करता है। और संशोधनों की इतिहास करें तो इसके अलावा 1995 के अलावा 2013 में, इससे पहले पूछा जाता है कि कब संशोधन हुआ है, तो 2013 में संशोधन इसमें हो चुका है। और एक सेकेंड, 2013 में अमेंडमेंट हो चुका है। किस कमेटी के रिपोर्ट पर हुआ है, तो सच्चर कमेटी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जोगेंद्र सच्चर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंटमेंट हुई थी और उसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर यह संशोधन हुआ है। ठीक, संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में चुनौतियों का निवारण किया जा सके। कुछ परिवर्तन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो ये है। पहला, पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ की दक्षता में क्या करना, वृद्धि करना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दक्षता में वृद्धि करना। दूसरा, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की परिभाषा भी दी गई है और वक्फ का नाम बदलकर यहाँ पर क्या रखा गया है, आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, उम्मीद। दूसरा, पंजीकरण की प्रोसेस। तो पंजीकरण में क्या बातें कही गई, यहाँ कही गई कि 6 माह के अंदर आपको क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मस्ट होगा। ठीक, और वक्फ के अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना है। जो भारत साक्ष्य अधिनियम के तहत उसका क्या करना है, प्रबंधन किया जाएगा। ठीक, मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरसन करना है। यानी कि यहाँ पर हमने पीछे भी बताया कि मुसलमान, इसके साथ ही साथ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में पेश किया गया उसमें मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त कर दिया गया, जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना हो गया था, अपर्याप्त था, उसकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, इसलिए उसको क्या किया गया, बदल दिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि निरसन के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था।
तो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारा प्राइमरी टारगेट है। इस प्रकार इस निरर्थक कानून के अस्तित्व के कारण होने वाले विसंगतियों और जो भी चीज़ें क्लियर नहीं थी, उसको हमें समाप्त करना है। हमारी मुद्दे क्या है? सबसे पहली बात यह है कि वक्फ संपत्तियों का अपरिवर्तनीयता, यानी कि वक्फ की एक बार जो संपत्ति हो गई वो फिर वक्फ की हो गई, उसको फिर आप दोबारा किसी और काम में यूज नहीं कर सकते। और ये जो सिद्धांत है इसने विवाद को जन्म देने का काम किया। अब जैसे पता चला कि कोई उनके समर्थन की सरकार है, उन्होंने किसी के ऊपर हाथ रख दिया, ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, और सरकार ने मौन धारण कर लिया और वो संपत्ति उनकी हो गई, तो फिर दोबारा कोई सरकार उस संपत्ति को नहीं ले सकती। ठीक। अब इसमें विवाद तो ये आया कि द्वारका में कुछ द्वीपों पर भी वक्फ ने दावा कर दिया, और इस मामले को जब अदालत में गया तो अदालत ने हैरानी जताई कि भाई ये कैसे हो सकता है कि वक्फ किसी द्वीप पर दावा कर सकता है, वक्फ ताज पर दावा कर सकता है। मुकदमेबाजी और कुप्रबंधन भी एक बड़ा मुद्दा। वक्फ अधिनियम 1995 और इसे वर्ष 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें अक्षमता के लिए उसकी आलोचना की गई, उसके अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद, पर पंजीकरण एवं सर्वेक्षण में देरी के मुद्दे सामने आए। वक्फ संपत्तियों का स्वामित्व, अधिकार और कब्जे की समस्या, पंजीकरण, अधिकरण के कार्य के ढंग और संबंधित बड़े पैमाने पर मुकदमों आदि की शिकायतों के संबंध में मंत्रालय को कई मुद्दे सामने आए, कई विवाद सामने आए, जिसको लेकर सरकार को इस मामले पर विचार करना पड़ा कि हमें वक्फ में अमेंडमेंट करना है। कोई न्यायिक जो कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, यानी कि अधिकरण का जो फैसला वो अंतिम फैसला है, उसको आप किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये भारत के संविधान से भी ऊपर रखा गया, एक चर्चा का विषय बना। और चर्चा का विषय तो ये बना, सरकार के मंत्रियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आप ताजमहल पर दावा कर दिए। जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि भैया आप इससे संबंधित जो शाहजहां से संबंधित कोई दस्तावेज हो तो लेकर आइए, ताज से संबंधित। तब जाकर मामला, हम तो टीवी पर एक शो देख रहे थे, उस शो में स्पष्ट एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो राजभवन है, यानी राज्यपाल का जो कार्यालय है, दफ्तर है, उनका जो आवास है, वो वक्फ की संपत्ति पर है। तो इस तरह के कई मुद्दे सामने आए। असंतोषजनक सर्वेक्षण, प्रावधानों का गलत उपयोग, है ना, इसमें बहुत बार ऐसे मिसयूज किया गया वक्फ के पास जो भी पावर थे। वैधानिक वैधता, ये भी एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर सरकार को संशोधन करने के बारे में विचार करना पड़ा। राइट। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की विशेषताएं क्या हैं, उस विशेषताओं को समझिए। अधिनियम का सबसे पहले नाम क्या था? वक्फ अधिनियम 1995। राइट। 2013 में संशोधन हुआ, तो हम लोग कोष्टक में यहाँ पर 2013 लिख देते हैं। लेकिन अब इसका क्या नाम है? अब इसका नाम है उम्मीद। क्या? उम्मीद। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम 2025, जिसे हम एक लाइन में उम्मीद कहते हैं। वक्फ का गठन, वक्फ का गठन घोषणा, उपयोगकर्ता या धर्मार्थ दान वक्फ अल औलाद द्वारा किया जा सकता है। एक सेकंड, क्या किया जा सकता है? कि वक्फ का गठन घोषणा, उपयोगकर्ता या धर्मार्थ वक्फ उल औलाद द्वारा किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, कम से कम 5 वर्ष पहले से आप क्या होने चाहिए, 5 वर्ष तक इस्लाम का आपने पालन किया हो, और ऐसी संपत्ति जिसका आप मालिकाना आपके पास हक हो या मालिक हो। तो कोई भी मान लो प्रॉपर इंडिविजुअल व्यक्ति हो या प्रॉपर्टी हो, तो मान लो कि ये जो, ध्यान देना, दोनों बात को ध्यान रखना है। ये व्यक्ति है, अब ये कोई प्रॉपर्टी अपना वक्फ को देना चाहता है, ये कहा कि चलो हम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देंगे। राइट। तो ये सरकार कह रही कि भाई कम से कम 5 साल से आप इस्लाम का पालन कर रहे हो, और ऐसी संपत्ति जिसका आपके पास क्या हो, मालिकाना हक हो या मालिक हो,
तो ये 5 साल के टारगेट को पूरा करेंगे तभी उसके बाद ये हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपके नाम पर हमने प्रॉपर्टी करवा के और वक्फ के नाम से ट्रांसफ़र करवा दिया, ये प्रोसेस अब नहीं चलेगा। ठीक। एक बात यहाँ पर की गई है कि वक्फ अल औलाद महिला उत्तराधिकारियों को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या था, पहले महिलाओं को कोई राइट नहीं थी, यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है। वक्फ में के रूप में सरकारी संपत्ति, अब देखिए क्या अंतर क्या होता है कि हम जो कंटेंट प्राइवेट कंटेंट पढ़ते हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंटेंट हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के कंटेंट हो, चाहे वो मीडिया के कंटेंट हो, वो आपको सुनने में देखने में तो इंटरेस्टेड लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और रिसर्च की दृष्टि से देखेंगे तो उतना यूजफुल नहीं है। और वही सेम कंटेंट जब भारत सरकार ने प्रेस ब्यूरो के द्वारा रिसर्च करके लॉन्च किया गया तो इसका कोई जवाब नहीं है। और जब भी आप मेंस लिखेंगे, राइट, तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसे अथॉराइज्ड कंटेंट को ही, क्यों, क्योंकि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आयोग के मेंबर कंटेंट नहीं पढ़ते, वो पेपर चेक करने वाले उन कंटेंट को नहीं पढ़ते, शायद उस न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों को भी वो नहीं देखते, तो उनके कंटेंट आपके लिए बहुत प्रभावी नहीं होंगे। तो आप लोग इसको रिसर्च करिए, इस रिसर्च को एनालिसिस करिए और उसको अपने माइंड में आत्मसात करिए, राइट। पहले जो है वक्फ के रूप में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन लीगल नहीं था। अब यहाँ पर सरकार ने कहा कि नहीं, वक्फ के रूप में पहचाने जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा, सरकार को रिपोर्ट कलेक्टर के द्वारा पेश किया जाएगा। तो एक तो बात ये कहा गया कि सरकारी जमीन वर्सेस वक्फ किया गया और ये कहा गया कि कोई भी सरकारी जमीन वक्फ की जमीन नहीं होगी। और यदि ये विवाद सामने आया तो इस विवाद के आने के बाद जिलाधिकारी इसको क्लियर करेंगे और जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट किसको पहुंचाएंगे, तो जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पहुंचाने का काम करेंगे। वक्फ संपत्ति निर्धारण शक्ति अधिनियम वक्फ बोर्ड को पूछताछ करने और यह निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं। ये 1995 का प्रावधान है, यानी कि वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, इसका डिटर्मिनेशन वक्फ बोर्ड करेगा। ये पहले प्रोविज़न था, लेकिन 2025 में जो प्रोविज़न है इस प्रोविज़न के थ्रू इस विषय को हटा दिया गया है, राइट। उनको अधिकार नहीं है, ये जिलाधिकारी तय कर लेंगे। वक्फ का सर्वे, तो पहले क्या था कि सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के द्वारा ये सर्वे किया जाता था, 1995 का ये प्रोविज़न था। लेकिन 2025 में जो प्रोविज़न किया गया है, कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया और लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। केंद्रीय वक्फ परिषद का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो 1995 का जो प्रोविज़न है वो कहता है कि अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करता है। सभी परिषद सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 महिला सदस्य हों। नया प्रोविज़न क्या कहता है कि विधेयक के में ऐसे प्रावधान है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। सांसद, पूर्व न्यायाधीशों और अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जो आगे बात किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि नए प्रावधान में गैर मुस्लिम और महिला को शामिल किया गया है, राइट। पहले गैर मुस्लिम नहीं होते थे, अब गैर मुस्लिम भी यहाँ पर होंगे, ठीक। प्रतिनिधि इस्लामी कानून के विद्वान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, यानी कि जो चेयरमैन होगा वो इस्लामिक कानून का जानकार होगा। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होने मस्ट है, अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड की संरचना क्या होगी, तो देखो पहले जो प्रोविज़न था एक्ट में, राज्य से कोई
एक मिनट, एक एक्ट में राज्य से बोर्ड में मुस्लिम निर्वाचक मंडल से 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान था। सांसद, विधायक, एमएलसी, बार काउंसिल के सदस्य। अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। ये पुरानी बातें हैं। अब जो नई बातें यहाँ पर की गई हैं उसमें विधेयक में राज्य सरकार को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार है। उन्हें मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड के पास होना चाहिए 2 गैर मुस्लिम सदस्य, कम से कम एक सदस्य शिया, सुन्नी और मुसलमान के पिछड़े वर्गों से, बोहरा और आगा खानी समुदायों से एक एक सदस्य होने चाहिए। बिल में कहा गया है कि वक्फ की 2 मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, गैर मुस्लिम, वही बात को कह रहा है बार बार कि गैर मुसलमान दो, कम से कम 2 महिलाएं और इसमें शामिल होना चाहिए। और इसमें शिया, सुन्नी और जो भी दूसरे मुसलमान जैसे पसमानदा कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको भी शामिल करने की बात की गई है। ट्रिब्यूनल के स्ट्रक्चर की बात करें तो अब ट्रिब्यूनल का पुराना स्ट्रक्चर आप भूल जाइए, नए स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। बिल ट्रिब्यूनल के बाद आने वाले सदस्यों को हटाता है। इसके बजाय यह सदस्यों के रूप में निम्नलिखित प्रदान करता है। क्या क्या, इसके अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायिक न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी होगा। ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अपील, तो पहले तो अपील का कोई प्रावधान नहीं था कि आप अपील करेंगे, लेकिन अब ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के आदेश के 90 दिन के भीतर आप चाहें तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पर डियर एस्पिरेंट की गई है। सोनम, थोड़ा लाइट ऑन कर दोगे यहाँ से। केंद्र सरकार की शक्तियाँ, राज्य सरकार किसी भी समय वक्फ के खातों को ऑडिट करवा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया, जो नए प्रोविजंस हैं उसमें केंद्र सरकार जब चाहे जिस भी वक्फ का कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में उनकी ऑडिट करा सकती हैं। जो सीएजी भारत सरकार के द्वारा, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त कोई ऑडिट अधिकारी होगा। संप्रदायों के लिए अलग अलग बोर्ड, यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग, शिया वक्फ बोर्ड अलग है। यहाँ पर शिया और सुन्नी समुदाय और बोहरा और आगा खानी संप्रदायों के लिए अलग अलग बोर्डों की अनुमति है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड के पास राज्य में सभी जो है मामले इनको मतलब वो होते थे। यहाँ पर कहा गया कि नहीं, शिया और सुन्नी संप्रदायों के साथ साथ बोहरा और आगा खानी संप्रदायों के लिए अलग अलग बोर्डों की बात यहाँ पर की गई है। राइट, यहाँ पर मतलब जो बातें की गई 1995 में 15% अधिक था।
डियर एस्पिरेंट, आइए इसको यहीं से हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं फिर से जो है। तो यहाँ पर जो बातें की गई हैं कि वक्फ संपत्तियों या वक्फ के आय का 15% अधिक सिया के पास था। खैर यहाँ पर इस संबंध में कोई बातें नहीं की गई हैं। ठीक, वक्फ और केंद्रीय परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात की गई है, उन चीज़ों को आप देख लेंगे। एटलीस्ट फाइनली यदि हम बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्ति के प्रशासन, शासन, पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देना, ये सारे इनके टारगेट्स है। उस उद्देश्य के साथ ये बिल पेश किया गया है। और एक तरह से देखा जाए तो यह भारत सरकार